नमस्कार, टीवी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे आखिर दिल्ली सीएम रेस में क्यों पिछड़ गए प्रवेश वर्मा। एक नजर डालेंगे उत्तर प्रदेश में पेश हुए बजट पर, देखेंगे उस दिल्ली बीजेपी के विधायक को जिसे मार्शल निकालते थे विधानसभा से बाहर, जो अब होंगे स्पीकर। एक नजर डालेंगे महाकुंभ पर, जानेंगे क्यों भारत के खिलाफ महामुकाबले से पहले पाकिस्तान के लिए आई नई मुसीबत और क्या एकनाथ शिंदे की जान को है खतरा। आखिर में जानेंगे भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स के लिए गुड न्यूज को। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पिछले 4 दिनों में महाकुंभ में स्नान करने पहुंच रहे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगातार देखने को मिली। वहीं रेलवे का इमरजेंसी प्लान हुआ खत्म, अब सभी रास्तों से मिलेगी एंट्री। राजस्थान के बीकानेर में जिम में 270 किलो की रॉड गिरने से टूटी गर्दन, नेशनल गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट महिला पावर लिफ्टर की गई जान। झारखंड के रामगढ़ जिले में कुंभ स्नान का ऐसा फितूर कि बूढ़ी मां को घर में बंद कर पत्नी बच्चों संग प्रयागराज पुण्य कमाने चला गया बेटा, प्लास्टिक खाने तक को मजबूर हो गई वृद्धा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर मैरिज गार्डन आई थी दुल्हन, भगा ले गया बॉयफ्रेंड, दूल्हा बोला विदाई वाली कार को भी कर दिया था पंचर। भगवंत मान के आवास में लगेगा अंडर कार स्कैनर, 1 करोड़ तक होगी लागत। मुख्यमंत्री आवास पर वाहनों की आवाजाही और बढ़ते सुरक्षा खतरों को देखते हुए लिया फैसला। मैट्रिमोनियल साइट पर दोस्ती शादी का झांसा देकर ठगी, अब खुद को क्राइम ब्रांच का अफसर बताने वाला हुआ गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पालघर का है मामला। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पेश किया 1 लाख करोड़ का बजट, बुनियादी ढांचे और रूरल डेवलपमेंट पर दिया जोर। अहमदाबाद के रहने वाले 38 साल के युवक से न्यूजीलैंड में नौकरी और वर्क परमिट के नाम पर ठगी, 7 लोगों को लगाया 70,90,000 का चूना। महाकुंभ में शूटिंग करते दिखे अभिषेक बनर्जी, एक्टर ने लाखों लोगों की भीड़ के बीच शूटिंग शुरू की, फोटो हुई जमकर वायरल। वहीं रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी और अब दिल्ली की सीएम भी बन गई हैं। आरएसएस ने नाम बढ़ाया, आलाकमान की मंजूरी। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे को कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा, सदस्यता पर मंडराया खतरा। वही ये तो थी आज की हेडलाइंस। अब चलिए बात करेंगे आज की बड़ी खबरों की। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आगाज हो गया है। रेखा गुप्ता ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। रेखा गुप्ता के साथ ही उनकी कैबिनेट के 6 मंत्रियों ने भी रामलीला मैदान में आयोजित विकसित दिल्ली शपथ समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। बता दें, शपथ लेने वाले मंत्रियों में सीएम पद के मजबूत दावेदार माने जाते रहे प्रवेश वर्मा का नाम भी शामिल है। बीजेपी के रेखा गुप्ता को सीएम बनाने के दाव के पीछे क्या है और प्रवेश वर्मा क्यों सीएम रेस में पिछड़ गए, इसे कुछ पॉइंट्स में समझा जा सकता है। महिलाएं बीजेपी का कोर वोटर मानी जाती हैं। राज्य दर राज्य बीजेपी की जीत के पीछे महिला मतदाताओं का निर्णायक रोल माना जाता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसकी बात करते हैं। बीजेपी भी हर चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संसद से पारित नारी शक्ति बंधन अधिनियम को उपलब्धि के तौर पर लेकर जाती है। लेकिन पार्टी की सरकार वाले किसी भी राज्य में सरकार की कमान किसी महिला के हाथ में नहीं थी। राजस्थान में जीत के बाद पार्टी ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की जगह वजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया, जिन्हें सीएम का स्वाभाविक दावेदार माना जा रहा था। अब बीजेपी ने दिल्ली में महिला सीएम देकर पूरे देश की महिलाओं को यह संदेश देने की कोशिश की है कि हमने राष्ट्रीय राजधानी की सरकार की कमान एक महिला को दे दी है।
बीजेपी की एक पहचान बनिया और ब्राह्मण की पार्टी के रूप में रही है। वोट बेस के विस्तार में अलग अलग जातियों, समाज के अलग अलग वर्गों को जोड़ते बड़ी पार्टी के आज 1.5 दर्जन से अधिक राज्यों में सरकार है, लेकिन पूर्वोत्तर के एक राज्य को छोड़ दे तो कहीं भी सरकार की कमान वैश्य वर्ग से आने वाले किसी नेता के हाथ में नहीं है। ब्राह्मण वर्ग की ही बात करें तो राजस्थान में भजनलाल शर्मा, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और असम में हिमंता बिस्वा शर्मा के रूप में 3 ब्राह्मण सीएम हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा को हटा दे तो पार्टी की सरकार वाले किसी अन्य राज्य में वैश्य वर्ग से आने वाला कोई नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज नहीं था। बीजेपी ने अब हिंदी पट्टी के एक राज्य में भी सरकार की कमान इस जाति से आने वाली रेखा गुप्ता को सौंपकर अपने कोर वोटर को एक संदेश देने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में एक्सप्रेस वे नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए 4 नए एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए इन परियोजनाओं का ऐलान किया है। इनमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ने वाला एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इसके अलावा विंध्य, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड क्षेत्र में भी एक एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। वहीं राज्य में युवाओं को रोजगार के लिए ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रतिभाशाली छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की घोषणा की गई है। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जाएंगे। प्रतियोगी छात्रों को घर के पास ही कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत कोचिंग केंद्र खोले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस और पीजी की सीटों में वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2025-26 तक 10,000 नई सीटें जोड़ने की योजना बनाई है, जिसमें से 1500 सीटें उत्तर प्रदेश की मिलेंगी। इसके लिए 2066 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बलिया और बलरामपुर में राज्य चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा महाराजगंज, संभल और शामली में पीपीपी मोड पर 3 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। हर साल 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित किए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार का ये चौथा बजट है। ये यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसका आकार 6,15,518 करोड़ रुपए है, जो पिछले बजट से 9.8% अधिक है। इसमें 22% बजट बुनियादी ढांचे के लिए आवंटित किया गया है। वहीं बता दें कि महाकुंभ का आज 39वां दिन है। मेला खत्म होने में 6 दिन और बचे हैं। सुबह 10 बजे तक 51,80,000 श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। 13 जनवरी से अब तक 57 करोड़ 8 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। गुरुवार को भी महाकुंभ में लोगों की भीड़ देखी गई। संगम तट पर भीड़ ना हो, इसीलिए पुलिस श्रद्धालुओं में स्नान करके वहां से हटने की अपील कर रही है। आज भारत सहित अन्य देशों के 40 से ज्यादा वीवीआईपी संगम स्नान करेंगे। पूरे स्नान पर्व के दौरान ये पहली बार है कि इतने ज्यादा वीवीआईपी मेले में आ रहे हैं। गुरुवार सुबह से भी संगम आने वाले सभी रास्तों पर 8 से 10 किलोमीटर तक की श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी। शहर के बाहर की पार्किंग में ही वाहनों को रोका जा रहा है। वहां से शटल बस और ई-रिक्शा से श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं। भीड़ के चलते प्रयागराज आने जाने वाली 8 ट्रेनें 28 फरवरी तक रद्द कर दी गई हैं। 4 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। प्रशासन का अनुमान है कि कल यानी शुक्रवार से महाकुंभ में भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ये महाकुंभ का आखिरी वीकेंड है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि स्नान के साथ मेला खत्म हो जाएगा। मेले की तारीख बढ़ाने की अफवाहों को डीएम प्रयागराज रविंद्र मंदार ने खारिज कर दिया है। सीएम योगी ने भी गुरुवार को विधानसभा में कहा कि महाकुंभ की अवधि धार्मिक दृष्टिकोण से निर्धारित होती है। इस बार 45 दिन का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में तारीख बढ़ने की संभावना बहुत कम है। गुरुवार को महाराष्ट्र की कैबिनेट प्रयागराज पहुंच रही है। वह संगम में डुबकी लगाएगी। प्रयागराज में आज मौसम साफ रहेगा। बारिश का कोई अनुमान नहीं है। इधर महाकुंभ से जुड़ी अफवाहों और फर्जी पोस्ट
पोस्ट को लेकर प्रयागराज पुलिस ने अब तक 101 सोशल मीडिया अकाउंट पर एफआईआर दर्ज की है। बुधवार को यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने संगम में डुबकी लगाई। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या, केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू, किंजरापू एक्ट्रेस निमृत कौर, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की पत्नी सीमा नकवी ने भी संगम में स्नान किया। वहीं बता दें कि पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी खिताब को बचाने की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में टूर्नामेंट के ओपनिंग मैच में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद टीम के सामने नई मुसीबत आ गई है। विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज फखर जमान गुरुवार को चोट लगने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। आईसीसी टूर्नामेंट में हमेशा बेहतर प्रदर्शन करने वाले इस बल्लेबाज के बाहर होने से मोहम्मद रिजवान की टीम पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। आपको बता दें, करीबी सूत्र ने बताया कि फखर जमान को पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी अभियान के बाकी मैचों के लिए अनफिट माना गया है। कल रात के मैच के दौरान उनके घुटने में चोट लग गई थी। उनकी चोट के बाद स्कैन में कोई सुधार नहीं हुआ है और उन्हें बाहर कर दिया गया है। फखर के दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बाहर हो जाने के बाद पाकिस्तान उनके स्थान पर इमाम उल हक को शामिल करने के लिए तैयार है। कराची में गुरुवार को जब पाकिस्तान की टीम बॉलिंग कर रही थी तो जमान चोटिल हुए थे। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज बिल यंग ने शाहीन अफरीदी को कमर के माध्यम से ड्राइव किया। जमान पीछा करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने गेंद को बाबर आजम को वापस फेंकने से पहले उसे रोकने में कामयाबी हासिल की, लेकिन तुरंत अपने निचले हिस्से या साइड में असहज महसूस करते हुए दिखाई दिए। जमान ने इशारा किया कि उन्हें रिप्लेस करने की जरूरत है। वह फिजियो के साथ मैदान से बाहर चले गए। हालांकि वह बिना किसी सहायता के ड्रेसिंग रूम में वापस चले गए। फखर के बाद में मैदान पर लौटने की कोशिश की, लेकिन फिर से बाहर चले गए। चोट के बारे में एक बयान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि फखर जमान की मांसपेशियों में मोच के लिए आकलन और जांच की जा रही है और उचित समय में आगे अपडेट दिए जाएंगे। फखर चोट के बावजूद चौथे नंबर पर बल्लेबाज के लिए आए। वह लगातार संघर्ष करते हुए नजर आए। उन्होंने 41 गेंदों पर सिर्फ 24 रन बनाए। पाकिस्तान को मैच में 60 रन से हार का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। गोरेगांव पुलिस को अज्ञात शख्स का ईमेल मिला। इसमें एकनाथ शिंदे की गाड़ी को उड़ाने की धमकी दी गई है। मंत्रालय और जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन में भी इसी तरह का धमकी भरा मेल आया है। पुलिस धमकी भरा ईमेल भेजने वाले की तलाश कर रही है। एकनाथ शिंदे इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली आए हुए हैं। धमकी की खबर आने के बाद से ही सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पुलिस धमकी देने वाले की तलाश कर रही है। हालांकि पुलिस की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि यह हॉक्स कॉल यानी मेल है। इससे पहले जनवरी 2025 में एक 24 साल के युवक ने सोशल मीडिया पर एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी दी थी। इस घटना के बाद थाने के श्रीनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था और पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। 2 महीने के भीतर ये दूसरी बार है जब एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी मिली हो। यही कारण है कि पुलिस और जांच एजेंसियां इस धमकी को किसी भी हालत में हल्के में नहीं ले रही है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। दोनों ही नेता दिल्ली सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे हैं। कार्यक्रम के बाद एकनाथ शिंदे फिर वापस आएंगे। उन्हें मिल रहे धमकी भरे ईमेल से सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट मोड पर आ गई है। अब देखना होगा कि पुलिस इस अनजान शख्स तक कैसे पहुंचती है, उसके लिए क्या कदम उठाती है। भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि अब एक और देश भारतीयों को वीजा ऑन अराइवल की सर्विस देगा। अब तक सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा ने भारतीयों को वीजा ऑन अराइवल की सर्विस दे रखी है, लेकिन अब भारतीय वीजा ऑन अराइवल सर्विस पर दुबई घूम सकते हैं, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात ने भी भारतीयों को वीजा ऑन अराइवल सर्विस देने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब उपरोक्त 6 देशों में ग्रीन कार्ड या रेजिडेंट परमिट होल्डर भारतीय नागरिक यूएई में वीजा ऑन अराइवल सर्विस के लिए पात्र हैं। इस घोषणा से भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए यूएई और दुबई घूमने के मौके बढ़ गए हैं। बिजनेस करने वालों को भी इससे काफी फायदा होगा। वहीं सऊदी अरब के टूरिज्म सेक्टर को भी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों के लिए यूएई की वीजा ऑन अराइवल सर्विस
13 फरवरी 2025 से लागू हो गई है। यह सर्विस पहले से संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएस, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों और यूनाइटेड किंगडम के परमानेंट रेजिडेंट परमिट होल्डर भारतीय नागरिकों के लिए लागू थी। वहीं अब 6 देशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को भी ये सर्विस मिलेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ शर्तें पूरी करनी होगी, जिनमें कम से कम 6 महीने की वैधता वाला वैध पासपोर्ट, वैध वीजा, रेजिडेंट परमिट या ग्रीन कार्ड शामिल है। यूएई की इस पहल का उद्देश्य भारतीय नागरिकों के लिए देश की यात्रा को सरल बनाना था तथा संयुक्त अरब अमीरात में रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए डीवी न्यूज़ के साथ।